सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ महविश अनस और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, आज इस पूरे हफ्ते में बहुत सारी हैपनिंग्स हुई क्योंकि मुल्क में इस वक्त सियासी गहमा गहमी जारी है। डस्का में आज मुस्लिम लीग नून की जानिब से रैली निकाली जा रही है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा खिताब भी करेंगी और कल हमने देखा था कि अताउल्ला तारर साहब को भी गिरफ्तार किया गया था पुलिस की जानिब से, लेकिन कुछ टाइम बाद उनको रिहा भी कर दिया गया। लेकिन इस पर भी बड़ी बातें हुई और मुस्लिम लीग नून ने इसको हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई करार दिया। इसके अलावा हुआ ये कि नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ और लॉन्ग मार्च से पहले इन हाउस तब्दीली के हवाले से बड़ी बातें की जा रही हैं। अब देखना यह है कि होता क्या है आने वाले दिनों में, क्योंकि सेनेट इंतखाबात के हवाले से तकरीबन तमाम ही जमातों ने अपने अपने कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिए हैं और जो सेनेट के इंतखाबात हैं उन कागजात नामजदगी जमा कराने की जो तारीख थी उसमें भी 2 दिन की तौसीह कर दी गई है। 3 मार्च को पोलिंग का इम्कान है और अब देखना यह है कि सेनेट इंतखाबात होते कैसे हैं, क्योंकि इस हवाले से भी हुकूमत तो ये कह रही है शो ऑफ हैंड के जरिए होंगे और इस हवाले से अदालत में भी ये केस चल रहा है, ये बात चल रही है। सदारती ऑर्डिनेंस भी इसके ऊपर हुकूमत ने जारी करवाया, लेकिन अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ। लगाई साहब, तकरीबन तमाम ही पार्टीज़ ने अपने अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम फाइनल कर लिए हैं, लेकिन फैसल वावड़ा साहब का जो नाम है, हुकूमत ने जो सिंध से उनका नाम सेलेक्ट किया, उस पर बड़ी बातें हो रही हैं। बड़ा इतराज़ किया जा रहा है कि फैसल वावड़ा साहब, क्योंकि उनके ऊपर केस भी ऑलरेडी चल रहा है। तो आप क्या समझते हैं जो हुकूमत ने सारे नाम फाइनल किए हैं, ये सही नाम है, हुकूमत सही फैसला कर रही है? असल में ये जाहिर करती है कि हुकूमत कितनी परेशान है, इसलिए कि फैसल वाडा जो हैं वो गैर मुल्की हैं, यानी एक और मुल्क के शहरी हैं। ऐसा ही है। और परदेसी ने यहाँ पर आकर इलेक्शन लड़ा और कवायद के बरक्स लड़ा। इस पर बनती है डिस्क्वालिफिकेशन। अगर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और उनको डिसीट करने के बाद और उनको कोई सज़ा भी दी जाती है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। और ये मामला अभी तक कोर्ट में है और उसने इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जो है वो फैसला भी करना है और फैसला नहीं हो पा रहा है। बात फैसले इसलिए नहीं, ये कह रहे हैं जाओ यार ट्रिब्यूनल में जाओ। आप लोगों ने क्या कहते हैं धांधली हुई, भाई धांधली हुई है, ट्रिब्यूनल में गए हैं, बहुत से रिजल्ट जो हैं वो रोके हुए हैं, अभी तक दे ही नहीं रहे हैं। यानी ऐसे जिनके बारे में था कि ये धांधली से जीते हैं या गलत तरीके से जीते हैं, उनके फैसले तकरीबन मुकम्मल हैं, लेकिन वो फैसले आ नहीं पा रहे हैं। दायरा इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो क्या करता है, उसके क्या तरीक़ाकार है कि क्यों रोक लेता है। मुझे याद आ रहा है इससे 50 साल का वाक़या कि मौलाना जनाब महमूद आज़म फारूकी साहब को नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, न्यू कराची से कौमी असम्बली का मेंबर मुंतखब करार दिया गया था। वो मेंबर होते थे, हाल उठाते थे और उसके बाद फिर कोर्ट कहती थी नहीं शफी कालवी साहब मुंतखब हो गए। फिर वो शफी कालवी साहब जाकर हल उठाते थे, फिर कोर्ट कहती नहीं महमूद आज़म फारूकी। यानी ट्रिब्यूनल, कोर्ट इस तरह से वो सीट जो है हमेशा मुतनाज़ रही, 2 शख्सियात के दरमियान रही है। लेकिन तो फैसल वावड़ा साहब ऑलरेडी MNA हैं, हुकूमत में इतने अहम क्यों हैं वो कि अब उनको सेनेटर भी बनाना चाहते हैं? वो MNA वाली सीट खाली करवाएंगे। अच्छा। और शायद शहबाज शरीफ को वापस करेंगे, क्योंकि यहाँ से शहबाज शरीफ क्योंकि उन्होंने इनको हराया था या किसी और को। मतलब ये कि बहुत बड़ी बात होगी कि बाई इलेक्शन में वो सीट को रिगेन कर सकें। और मुआवजे तो होते रहते हैं क्योंकि पाकिस्तान ऐसी सरजमीन ही क्यों, मतलब वो क्यों, आपको क्या लगता है इतने अहम क्यों हैं वो पार्टी के लिए? जान दिल से अजीज हैं, वो ATM मशीन हैं, बहुत से उनके फ़ायदे हैं और बहुत ज़्यादा कारामद हैं और हुकूमत को और जनाब वज़ीर आज़म को बहुत अजीज़ हैं, इसलिए वो चाहते हैं अगर उनके बस में हो तो बाइक कौमी असम्बली के मेंबर भी हूँ, सेनेटर भी हूँ, सूबाई असम्बली के मेंबर भी हूँ, वज़ीर भी हूँ, सूबाई वज़ीर भी हूँ, सब कुछ हूँ। वो तो ये चाहेंगे, लेकिन कम अज़ कम उन्होंने इस बात किया है कि अब वो खड़ा कर रहे हैं, अगर हार गए तो वही कौमी असम्बली के मेंबर रहेंगे और फिर इसी तरह रहेंगे। इलेक्शन के सारे प्रोसेस को ये बेनकाब करके ये रहेंगे, क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस के तहत वो इलेक्शन में MNA नहीं रह सकते। अब 2.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया वो MNA हैं। अच्छा। जब MNA हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन अगर ये हैं तो फिर फरार, जो लोग कह रहे हैं कि फिर फरार थे, वो तो फरार ही हुआ ना, क्योंकि ये तो दोहरी शहरियत के, अब तो खुल गई है ना बात। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो PTI के साथ बड़े लॉयल भी हैं लेकिन उनको ये टिकट नहीं दे रहे हैं, तो उमर सरफराज चीमा साहब जैसे कि हैं, आपको क्या लगता है? उनकी ख्वाहिश भी है कि उनको टिकट मिले सेनेट का, लेकिन उनको नहीं मिल रहा। हुकूमत ये जो नाम फाइनल कर ली, किस बेस पर नाम आपको लगता है फाइनल किए जा रहे हैं?
अब हम क्या कह सकते हैं, मालिक हैं वो लोग, जिस तरह चाहें वो करें, अपनी पार्टी में जिस तरह उनको टिकट बांटने हों। पिछली दफ़ा जो लोगों ने जाकर दूसरी पार्टियों को वोट दिए थे उसके पीछे भी ये सबब था। अच्छा। कि उनने ऐसे लोगों को खड़ा किया था जिनको अरकान असम्बली पसंद नहीं करते थे, पार्टी कारकुन पसंद नहीं करते थे, और वो बन गए थे MNA। अब इस बार भी यही सूरत हाल है। ऐसे लोग सामने आए हैं जिनके बारे में क्वेश्चन है बड़े बड़े, लेकिन बहरहाल आ गए हैं और वो उनको जितवाना चाहते हैं। उनकी कोई ना कोई खूबी होगी तो उस खूबी की बुनियाद पर जितवाते होंगे। और जिस तरह से बहुत सी, अब इन बारों मेरे ख्याल में हम इन बातों पर बहस करके अपना वक्त ज़ाया करते हैं, इसलिए कि ये अब तस्लीम शुदा बात है कि पार्टी के लोग क्या करते हैं, क्या धंधा होता है, क्या कारोबार होता है। सियासत कारोबार हो गई है, और शरीफ शुरफा के लिए भी कारोबार हो गई है, और अशराफिया के लिए भी कारोबार हो गई है, और खाने वालों के लिए भी कारोबार होगी है, पीने वालों के लिए भी कारोबार होगी। सियासत को कारोबार बना दिया गया है। लेकिन सेनेट इलेक्शंस हो अब कैसे रहे हैं, ये चीज़ अभी तक डिसाइडेड नहीं है। हुकूमत आपको लगता है कामयाब हो जाएगी शो ऑफ हैंड्स के जरिए जो करवाना चाहती है उसमें? बड़े क्वेश्चन खड़े हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि करवाने को करवा लेगी, लेकिन हमारी अदलिया के बारे में, हमारे इदारों के बारे में, हमारी पार्लियामेंट के बारे में, हमारी जमहूरियत के बारे में, हमारी सिविल गवर्नेंस के बारे में, हमारे तमाम इदारों के बारे में बड़े बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे, और शायद उनका जवाब देने के लिए कोई भी नहीं होगा। अब वो चीज़ें भी शायद नहीं चलेंगी जिन ज़राए से, जिन तरीक़ों से ये लोगों के मुंह चुप करा दिया करते थे, वो वैसे भी नहीं होंगे। अब आपने जो देखा है एक नया बहरान खड़ा हो रहा है अदालत के अंदर, वो तो बहुत आगे चला जाएगा ना। इन चीज़ों को कैसे, यानी भाई इंसाफ तो ऐसा करें ना कि सब लोग मुतमईन है। नहीं कर सकते आप मुतमईन, कम से कम जो साथ बैठे हैं उनको राइट तो देना कि वो भी इत्मीनान कर लें। ये कैसे होता है कि जुडिशरी की अहम तरीन शख्सियत जो है फरियादी बनकर खड़ी हो? ये तो आपका दौर है भाई, बादशाहों का दौर है, बादशाहों के दौर में ऐसे ही होता है। नहीं तो उनके तो अपने लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं ना, वो अपोजिशन को क्या अपने साथ मिलाएं? खुरम लगारी साहब जैसे कि छोड़ गए वहाँ से, ये हुकूमत के लिए कितना बड़ा धचका है। और भी बहुत हैं। दाऊद सुलेमानी साहब ने, ये एक दरिया बीच में है, एक तरफ को खुरम लगारी हैं, एक तरफ को दाऊद सुलेमानी हैं, और आसपास के लोग जो है पैराफ्रीज में वो भी उनका साथ छोड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, बाकी बहुत सारे लोग हैं। सराइकी इलाके के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, उनके साथ धोखा किया गया है, और उनको एक तो सूबे का वादा करके 100 दिनों में वो नहीं दिया गया, फिर वहाँ तो नज़र नहीं रखी, तो बना दिया था ना। नहीं वो सेक्रेटरिएट, ज़ाहिर है सेक्रेटरिएट तो इनकी मर्जी है, जहाँ चाहें बना दें। और वहाँ पर जो बंदे बैठे हुए हैं उनके पास तो किसी चीज़ को हाथ लगाने की पावर भी नहीं है। अच्छा। कि कब को छू लें, वो नहीं कर सकते बेचारे। खैर, लेकिन असल बात यह है कि यहाँ पर गवर्नेंस नहीं है। गवर्नेंस चला रहे हैं फ्रंटमैन, डेरा गाजी खान का फ्रंटमैन, राजनपुर का फ्रंटमैन, लिया का फ्रंटमैन, मुजफ्फरगढ़ का फ्रंटमैन, लोधना का फ्रंटमैन, रहीम यार खान का फ्रंटमैन, बहावलपुर का फ्रंटमैन, खानेवाल का फ्रंटमैन, विहारी का फ्रंटमैन, और बक्कर का फ्रंटमैन, मियाँ वाली का फ्रंटमैन, सब फ्रंटमैन हुकूमतें चला रहे हैं। बाकी ऐसे इक़्तिदार का नाम है, बस चल रहा है। अच्छा, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का नाम फाइनल हुआ है PDM के मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर। लगाई साहब, ये दो बड़ी पार्टीज़ हैं पाकिस्तान की सियासत की जो कि इस दफ़ा मिलकर सेनेट का इलेक्शन लड़ रही हैं। ऐसा कभी पहले तारीख में हुआ है? तारीख हमेशा एक नए अंदाज में बनती है। ये कभी सोचा नहीं गया था कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो आसिफ अली ज़रदारी के भी उम्मीदवार होंगे, और मियां नवाज शरीफ के भी उम्मीदवार होंगे, और मौलाना फजल रहमान के भी उम्मीदवार होंगे। ये तो PDM के उम्मीदवार के तौर पर सामने है। ये ऐसा पहली मरतबा है, कभी भी इंतखाबी इत्तेहाद नहीं हुए। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के आने का मतलब ये है कि अब चीज़ें इस तरफ भी जा रही हैं, और न जाने आगे क्या हो, लेकिन बहरहाल चीज़ें बहुत दिलचस्प हो रही हैं। अच्छा, जो सेनेट इलेक्शन के हवाले से 2018 की एक वीडियो मंजर आम पर लगारी साहब आई है, उस पर आपके क्या कमेंट्स हैं? दफ्तर भी आपका, उधर भी आप, इधर भी आप, देने वाले भी आप, लेने वाले भी आप, फिर उनको नवाजने वाले भी आप, तो इसमें हम किससे सवाल करें? नहीं तो लेकिन हुकूमत का वो वाला मौक़िफ़ जो हुकूमत कहती है कि हम इसीलिए तो कह रहे हैं, तो यही तो बताएं ना, यही बता दें कि पंजाब में कैसे हो गया था। चौधरी सरवर के पास तो 30 सीटें, 30 MPs थे, उन्होंने 52 वोट कैसे हासिल कर लिए थे, यही बता दें क्या किया था। ये चीज़ें बहुत सी अहम हैं, और जिन लोगों को दिखाया जा रहा है
और उनको भी पता था और ये इनके से वीडियोज रखी हुई थी। अब तो 3 रुकनी कमेटी जाकर देख रही है इन 3 रुकनी कमेटी को, 3 रुकनी कमेटी के सरबराह को, इन सरबराहों के सरबराह को, जनाब वज़ीर आज़म को ये सब कुछ मालूम था। इन तमाम एक एक आदमी के नाम जब भी तो इन्होंने निकाला था उनको पार्टी से और सब कुछ उन्हें मालूम था। और ये और दफ्तर कौन सा इस्तेमाल हुआ इसके बारे में भी तो बताएं ना कि कौन सा दफ्तर था जहाँ पर ये पैसे बांटे जा रहे थे। अच्छा लगाई साहब, एक अभी अभी हमारे पास खबर ये आई है कि सेनेट इलेक्शन के उम्मीदवारों की क्लियरेंस का जो मामला है, जब अगर वो नैब का कोई सजा याफ्ता शख्स है ना, तो वो फिर सेनेट के जो इलेक्शंस हैं उनमें हिस्सा नहीं ले सकेगा। नहीं, मुझे नहीं समझ में आया। ये अभी हमारे पास एक खबर आई है कि सेनेट इलेक्शन के उम्मीदवारों की क्लियरेंस का जो मामला है, डिजिटल सहूलत सेंटर से सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के कवायद की जांच पड़ताल होगी। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को रोका जा रहा है, सीधी बात है। अच्छा, ये इसका मतलब ये है कि वंस एक जमाने में उन्हें सजा हुई थी कि कुछ लोगों को मुलाजमत देने के मामले पर उन्हें सजा हुई थी और वो उन्हें सजा काटी थी। उसके बाद क्वालिफाई होने के बाद उन्होंने कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा था, वो ठीक। उसके बाद जो है वो वज़ीर आज़म बन गए थे, वो भी ठीक। फिर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, अभी भी उन्होंने उसके बाद फिर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, उनके बेटों ने इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो सारी मुद्दत के बाद फिर इन्होंने भी इलेक्शन में जाकर हिस्सा लिया। तो अब अगर आप रोकना चाहते हैं तो कुछ भी कर। सिर्फ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब तो नहीं होंगे ना, और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको रोकना चाह रहे होंगे। मतलब किसको, अब हम नाम ले लेना किसको रोकना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं। मसलन हम यही कह रहे हैं ना कि कौन है ऐसे। फरतुल्लाह बाबर को सजा नहीं हुई है, परवाशा खान को सजा नहीं हुई है, और शहादत अमान को सजा नहीं हुई है, डॉक्टर करीम ख्वाजा को सजा नहीं हुई है, और उनके अलावा कौन जो नाम ताज हैदर साहब को कभी सजा नहीं हुई है। मतलब किन लोगों को आप मतलब ये मैसेज किनको दिया जा रहा है, किन लोगों को कह रहे हैं कि जनाब जिनको सजा दी गई हो। मेरा ख्याल ये है कि ये कोई टेक्निकल चीज करना चाहते हैं जिसके तहत उनको 2/3 अक्सरियत मिल जाए। हुकूमत ये चाहती है ना, 2/3 अक्सरियत तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, हो ही नहीं सकती। आप ये समझते हैं सेनेट में वो अक्सरियत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अपने अरकान बहुत नाराज हैं। आप देखेंगी कि क्या रिजल्ट आते हैं, हैरान कर देने वाले। अपने अरकान को मनाने की कोई कोशिश क्यों नहीं करती? सेनेट इलेक्शन से पहले तो हमने माजी में यही देखा था कि कोशिश की उनके सारे चारागर भी चाराजोई कर रहे हैं, चारागरी कर रहे हैं, चाराजोई नहीं कर रहे, चारागरी कर रहे हैं। जो भी उनके सारे के सारे सिस्टम के चलाने वाले हैं, जो भी रियासत की बड़ी जय्यद इदारों की जय्यद शख्सियात हैं, सब इनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद इनके लोग नाराज़ हैं, उनसे बेजार हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इतना ही उनके साथ प्यार रखें तमाम इदारों को कि आप वतन जो है ये हमारा, ये सरजमीन जो है इसको स्टेक बनाओ। ये हमारा सिस्टम स्टेक पर अगर आप जमहूरियत ख़त्म हो जाती है और लोग जमहूरियत से मायूस हो जाते हैं तो आमरियत से पहले ही मायूस हो चुके हैं। आमरियत को एक लम्हे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। आप गर्दन पर आकर चढ़ जाएं और उसके बाद जो भी करें ये तो उस वक्त है, लेकिन जब मुज़ाहमत होती है तो इतनी सख्त होती है कि इसके बाद लोगों के दिलों में आग भरी हुई है। क्या जो इन्होंने महंगाई की है, जो इन्होंने लोगों की बचतों को ज़ीरो कर दिया है, लोगों की जान निकाल ली है, लोग बेजार हैं भाई। लोग नहीं बर्दाश्त करने को तैयार हैं। आप मुसलत किए रखें जब तक आपने मुसलत करना है। महंगाई की लगाई साहब आप बात करें ना, बिजली के जो निर्ख हैं उनमें भी ₹1.95 फी यूनिट इजाफा कर दिया। और ये इजाफा कोई पहली बार थोड़ी, इसी एक महीने में कौन सी बार हुआ है ये? यानी गुज़श्ता महीने बार होता रहा, पेट्रोल में इजाफा होता रहा, बिजली में इजाफा होता रहा है, और ये बिजली में इजाफा तो लगातार चल रहा है। यानी इसकी कोई हद नहीं है कि हर दफ़ा बढ़ाया जा रहा है। इसलिए कि आपने जब आप उनकी सरकारी मुलाजमी की तनख्वाहें बढ़ाने का आपने ऐलान किया तो ये आप पर बोझ पड़ा है। तो वहाँ पर जो बैठे हुए IMF के नुमाइंदे आपकी काबीना में, वो कहते हैं यार कहाँ से लाएंगे, इन्हें यहाँ से पैसे निकाल कर लोगों के गले में डालें, फिर उन्हीं से वसूल करके हम ये कर लेंगे, पैसे दे देंगे। लेकिन मेरा ख्याल ये है नोटिफिकेशन तो जारी हुआ है, लेकिन इसमें बड़े रखने और भी पड़ेंगे। ये लग रहा है लोगों को शायद कि जो कुछ दिखाया गया है वो नहीं मिल पाएगा, और अगर मिला तब भी वो कशकोल हाथों से लोगों के नहीं जाएगा। पहले हुकूमतें भीख मांगती थी, अब लोग जो हैं घर घर जाकर, मालूम हुआ मैं जनाब फलां इलाके में 18वें ग्रेड का अफसर हूँ, मेरे घर में दाने नहीं है, मेरे घर में बच्चे दूध की वजह से बहुत परेशान है, मेहरबानी करके कुछ अता करें। अब अता करने वाले का बस कुछ नहीं होगा, वो भी वैसे ही बैठा होगा, जनाब आपके पास हो तो कुछ हमें देते जाएं। ये होगी सूरत हाल।
अच्छा, NA 75 सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से आज डस्का में मुस्लिम लीग नून रैली निकाल रही है। कल अताउल्लाह तारड़ साहब को गिरफ्तार किया गया था, उस पर बड़ी बातें हुई। मुस्लिम लीग नून ने कहा हमी कार्रवाई है, लेकिन वो तो असलहे की नुमाइश कर रहे थे, उसके ऊपर उनको गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करना था, उसके लिए कोई बहाना, वो कोई भी चीज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ कर सकते हैं, कोई भी बहाना बना सकते हैं। उनको गिरफ्तार करना था, गिरफ्तार कर लिया। उनका मूड में आया, उन्होंने छोड़ दिया। नहीं, अगर आपका ख्याल ये है कि असले की नुमाइश थी तो फिर आपने छोड़ क्यों दिया था? फिर भेज देते जेल। वो तो आपने नहीं किया। इसका मतलब है आपकी नीयत ठीक नहीं थी जब आपने गिरफ्तार किया था। फिर उस वजह से आप पर प्रेशर आया, आपने उनको रिलीज कर दिया। और मुझे नहीं मालूम कि डस्का से आप हासिल क्या करना चाहते हैं। आप डिसाइडेड है कि वहां से मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी? नहीं, मैं नहीं कहता हूँ। ये चाहें तो मुस्लिम लीग को एक वोट भी ना पड़े। ये इस तरह की, भाई इनके पास मैनेजमेंट मौजूद है, RTS बैठ जाता है, सिस्टम डाउन हो जाता है, बस फिर आ जाता है रिजल्ट। आप भी इस्लाहात करते क्यों नहीं है? हर दफ़ा जब ज़िमनी इलेक्शन हो, चाहे वो वैसे इलेक्शन हो, जो भी इलेक्शन होते हैं, उसके बाद धांधली का शोर मचाती हैं सारी पार्टीज। और धांधली होती है। सिस्टम ऐसा क्यों नहीं बनाया जाता है कि धांधली का शोर ही ना मचे? नहीं, मैं ये कहता हूँ आप सिस्टम बनाने का मतलब ये है कि आप डेमोक्रेसी को अपने पाँव पर खड़ा कर रही हैं। अगर अपने पाँव पर खड़ा कर रही हैं तो वो तमाम कुव्वतें जो नहीं चाहती हैं कि डेमोक्रेसी अपने पाँव पर खड़ी हो, तो क्यों खड़ी होने देंगी? और जिनके पास ताकत होगी वो क्यों ऐसा करने देंगे? अच्छा। उनका है ही नहीं ना। वो असल बेनिफिशरीज के जो नुमाइशी, मैन्युफैक्चर्ड, और ये जो बनी बनाई एक डेमोक्रेसी उनके पास होती है, वो कभी इसके हाथ में दे देते हैं, कभी उसके हाथ में दे देते हैं। बाकी तो उनको सिस्टम चलाना है। हमारे मुल्क में तो फिर हमेशा यही होता रहेगा। हम तो हर इसके लिए तो पब्लिक रेजिस्टेंस क्या है कि पब्लिक जाकर इस बात को कहे कि जनाब हमने जो वोट दिया है उसको महफूज किया जाए। लोग अपनी बात मनवाएंगे। हमारा क्या है, हमने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजार लिया है। हमने आमरियतों के बोझ सहे हैं। चारों आमरियतें हमने देखी हैं, अयूब खान की आमरिया, याह्या खान की आमरिया, ज़िया खान की आमरियत, मुशर्रफ खान की आमरियत, और हमने ये मसनूई जमहूरियतें भी देखी हैं जो आपने इस मुल्क में लाई हैं। और उन जमहूरियतों के जहाँ वज़ीर आज़म जो है वो उसकी कोई औकात नहीं होती, जब चाहते हैं किसी ना किसी बहाने निकाल देते हैं। पहले प्यारे वज़ीर आज़म आपको मिले हैं, आप चलाएं, इनको कितनी देर चलाते हैं ये भी देख लेते हैं। ये और मुल्क, याह्या खान और मुल्क में से एक चीज़ चल सकती थी, वो मुल्क नहीं चला, याह्या खान चला था, फिर भी वो भी नहीं चल पाया था। अब बिल्कुल वही सूरत हाल आपके साथ जा रही है। इकोनॉमिक माइशी तौर पर आप क्रॉप्स की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे हालात आपके ख़राब हैं कि दुनिया जो है आपके साथ ट्रस्ट नहीं करेगी। अब आपके पास ये सूरत हाल रही है कि ऐवान वज़ीर आज़म और ऐवान सदर को गिरवी रखकर आप कर्जे लें। जब आप इस जगह पर पहुँच चुके हैं तो आपकी सोवरेनिटी क्या होगी, आपकी खुद मुख्तारी क्या होगी? तो फिर बड़े बड़े सवाल हैं। हमें इन पर क्या करें, हम इन पर क्या बात करें? जब ये बात समझ में ना आए उन लोगों के पास जिनके पास मुक़्तदर हों, जो सब अख्तियार रखते हो, जब इस बात को समझने को तैयार नहीं हो तो हमारे भाषण क्या फ़ायदा देंगे? बिल्कुल ऐसा। चल, नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और लॉन्ग मार्च से पहले इन हाउस तब्दीली की बातें जो है वो पीपल्स पार्टी वो अभी भी कर रही है और कायल करने की कोशिश कर रही है। इन हाउस तब्दीली लगाई साहब वही तहरीक अदम एतमाद? जी बिल्कुल, इन हाउस तब्दीली का तो और कोई रास्ता नहीं है, यही एक रास्ता है। मसला ये है कि लोगों ने जो बिल्कुल बेजार हैं उनमें अरकान असम्बली हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमें भी हम आपके साथ हैं, अगर वो अपोजिशन से ये कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हमें सिस्टम को इस पोजीशन को बरकरार रखना नहीं चाहते हैं, तो कोई मसला नहीं है ना। 8-10 सीटों का फ़र्क होगा, कितना फ़र्क होगा? 15-20 सीटों का फ़र्क होगा। अगर 15-20 अरकान जो हैं वो एक तरफ चले जाते हैं तो उसके बाद नहीं रह पाती है हुकूमत। तो मेरा ये कहना है कि अगर गिनती किसी के पास पूरी हो जाए और लोग आ जाएं और लोग कहें कि जनाब हम नहीं चल सकते इनके साथ। बहुत से लोग थे, कुछ लोगों को मैं भी जानता हूँ कि ऐसे लोग हैं जो नहीं चलना चाहते हैं। अब अगर वो लोग नहीं चलना चाहते हैं तो फिर कब तक इनको साथ चलाया जाएगा? तो लगाई साहब, लेकिन तहरीक अदम एतमाद वाला जो ऑप्शन है ये सेनेट इलेक्शन से पहले नहीं यूज़ कर लेना चाहिए अगर PDM करना ही चाहती है तो? सेनेट का कोई वास्ता नहीं है ना। अच्छा, सेनेट का इससे कोई वास्ता नहीं है। इससे मामला है कौमी असम्बली का, और कौमी असम्बली में इनकी सीट कम ही हो जाएगी अगर सेनेटर मुंतखब हो गए शिबली अपना वो फैसल वाला, तो सीटें तो बढ़ नहीं रही हैं। अच्छा। इलेक्शन जो हो रहे हैं, इलेक्शन में कोई ख़ास बड़ी तब्दीली नहीं आ रही है। यहाँ पर जहाँ बाई इलेक्शन हो रहे हैं और लग यही रहा है कि पार्टियाँ अपनी पोजीशन को सस्टेन करेंगी।
और हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल है ये इलेक्शन। लेकिन असल बात फिर वही है, क्या इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो रहे हैं? ये क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है। अच्छा, हो भी जाते हैं इलेक्शन, आप उसमें भी धांधली कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो लोगों की नाराजगी है उसको कौन वो करेगा? मामला है कौमी असम्बली का। सेनेट तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से कोई वास्ता नहीं है सेनेट का। कौमी असम्बली ने फैसला करना है। कौमी असम्बली के अंदर रेशो सबको पता है कि पहले जो है वो 15-20 वोटों का फर्क था, फिर एक पार्टी उनको छोड़कर चली गई, वो जो है वो चली गई पीडीएम के साथ मिल गई, वो मेंगल साहब की बीएनपी जो है। बाकी अपोजिशन आपके साथ कितनी है कितनी नहीं है ये वक्त बताएगा। और जब देखते हैं ना, तो उनके साथ है नहीं, लेकिन जब जहाज सिंक कर रहा होता है ना, तो कई लोग जो होते हैं छलांगे मारकर बाहर निकल जाते हैं। वो इसको नहीं देखते कि हम बच रहे हैं नहीं बच रहे हैं, यहाँ से जान छुड़ाए ना भाई, ये तो डूब रहा है ना। तो ऐसा भी होता है कि लोग छलांग लगाकर एक तरफ हो जाते हैं। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो सिर्फ बिजली के निर्ख ही नहीं बढ़े, आटे की जो कीमत है उसमें भी मजीद इजाफे का इम्कान है। और इसके अलावा कुछ भारत की भी खबर लेंगे, क्योंकि उनके तो अपने फौजी, अपने पुलिस वाले ही अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। इस पर बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ महंगाई के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि अवाम बहुत परेशान है। हर चीज़ की कीमत में इजाफा होता जा रहा है और अब अवाम के लिए आटा भी मजीद महंगा होने का खदशा है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से गंदम की जो खरीदारी है उसकी कीमत में 150 रुपये फी मन इजाफा कर दिया गया है। लगाई साहब, ऑलरेडी इतनी महंगाई है, अब ये तो किसानों के लिए सपोर्ट प्राइस है। किसानों से 1800 रुपये में उठाते हैं और बेचते कितने में हैं? वो तो बहुत महंगा आटा बेचते हैं ना। किसानों के पास एक मन के 1650 से तो बहुत कम इन्होंने इजाफा किया है। ये सपोर्ट प्राइस है जो किसानों के लिए दी गई है। अच्छा। और आटा जो है, आटे की तो कोई इससे शरई नहीं है, इससे कोई नहीं मेल खाता है। आटा इस वक्त किस हिसाब से मिल रहा है? आटा तो बहुत महंगा जा रहा है ना। और ये इतना नहीं है, अगर हम 1800 रुपये लगाएं और 40 मन आटे की कीमत, 40 किलो आटे की कीमत या 40 सेर आटे की कीमत जो है, अगर 1800 रुपये है तो ये बड़ी कीमत नहीं है। किसान को बहुत कम इससे फ़ायदा होगा, लेकिन लोगों को इससे कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। अच्छा। ये चूँकि इसको ये नहीं शामिल करना चाहेंगे और नहीं करेंगे, मेरा ख्याल ये है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये फ्लोर मिलों को अगर मुनाफा कमाना चाहते हैं तो बढ़ाएंगे कीमत, वरना इसकी कोई जवाज़ नहीं है कीमत बढ़ाने। सही है। अच्छा लगाई साहब, सुई सदरन गैस कंपनी की अनोखी मंतक सामने आई है। पीयूजी चार्जेस के नाम पर सार्फिन से मनमाने चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। गैस का बिल इतना ज़्यादा आता है कि इतना बिजली का भी नहीं आता। आप यकीन करें, 2500 गैस का बिल मेरा अपना आया है, कि जहाँ पर गैस आती नहीं है डिफेंस में, पूरी सर्दियाँ गैस नहीं आती। और आप 2500 रुपये बिल आया। और आप इतने बड़े बिल से क्या क्या करती हैं? आप क्या पकाती हैं? मुझे गैस का एक कतरा नहीं आया पूरी सर्दियाँ, और बिल 2500। और जब सुई सदरन गैस वालों से बात करें तो वो ये कहते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है, ये तो चार्जेस हैं, बस आपको देने पड़ेंगे। अब क्या करें? हुकूमत एक ऐसी जगह पर बैठी हुई है जिसने कीमतें बढ़ाकर यूटिलिटीज़ चीज़ों की, उन चीज़ों की जो आवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, आटे की कीमत, चीनी की कीमत, घी की कीमत, दालों की कीमत, आप बिजली की कीमत, गैस की कीमत, पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, मिट्टी के तेल की कीमत, सांस लेने की कीमत, सांस बाहर निकालने की कीमत। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में सांस लेने पे टैक्स लग जाएगा। आपको सोच समझ कर सांस लेना होगा, ये कोटा मुकर्रर कर देंगे। हाँ, आपने जो है ना, वो जो आपको अब तक जितने सांस अलाट किए गए थे उस हिसाब से नहीं, जब कुदरत ने दिए थे वो नहीं, अब हमारे हिसाब से सांस लेंगे, ये कर रहे हैं। और ये मेरा ख्याल है कि बहुत बुरे हालात हैं। अब आप सोच नहीं सकते कि कितने बुरे हालात हैं इस मुल्क के अंदर। जितने पड़ोसी ममालिक हैं उनकी इकनॉमी भी इतनी, यानी अफगानिस्तान की इकनॉमी इससे बेहतर है यार। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? जो मुल्क 40 साल से जंग में पड़ा हुआ है, जहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है, जहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हालात रहे हैं, जहाँ दहशतगर्दी रही है, और आप जो हैं, आपके यहाँ कोई इस तरह का मसला, आपने 2 बड़े ऑपरेशन ज़रब अज़ब और ज़रब रद्दुल फसाद करके आपने दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। अब आपके पास आगे बढ़ने के लिए मौके ही मौके थे। आप जाकर कहते थे खुदकुशी कर लूँगा,
IMF के पास नहीं जाऊंगा। बिजली के बिल्स भी तो जलाए थे जब जलाए जी, जलसा आम में खड़े होकर आप यूटिलिटी बिल जला रहे थे। अब आप लोगों के ऊपर मुसलत करते जा रहे हैं। आप कहते थे जब डॉलर की कीमत में 1 रुपए का इजाफा होता है तो इसका मतलब यह है कि आपने लोगों के ऊपर इतना खरब का कर्ज लगा दिया है। अब वो आपके दौर में रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले में बेतौकीर होकर रह गया है। अब कोई उसकी इज्जत नहीं रही है। आप देखें कितने में आपको मिल रहा था पिछले दौर में, जो आपको पाउंड मिल रहा था 140, 125, 126 का भी मिल रहा था। अब 220 का या 223 का या 220 का इस तरह से आपको पाउंड के रेट हैं। इसी तरह से आपको डॉलर के रेट जो हैं वो पड़ रहे हैं। इस हुकूमत ने इस मुल्क के मईशत का कबाड़ा निकाल दिया है। और खान साहब ये भी तो कहा करते थे ना कि मुल्क अब में एक बात होती है कि जनाब जो टेरर फाइनेंसिंग की जो है वो सहूलतकार होते हैं उनको पकड़ें, और जो इस चीज़ के सहूलतकार हैं उनको पकड़ें, जो जुर्म के सहूलतकार हैं अल्लाह के वास्ते जो नाअहल हुकूमत के सहूलतकार हैं उनको भी तो कुछ कहें यार। अल्लाह के आप कहा करते थे कि मुल्क में महंगाई उस वक्त होती है जब जो हुक्मरान हैं वो करप्ट हों, तो फिर अभी क्यों इतनी महंगाई है? नहीं, ये तो उनको कही हुई बातें याद दिलाएंगे तो वो आपको बेवकूफ़ समझेंगे और कहेंगे यार ये कैसे किस ज़माने के लोग हैं ये, इनको ये टर्न तो लिया जा सकता ना। वो ये कहते हैं वो उसको अपनी शरीयत समझते हैं। वो समझते हैं कि सियासत के उसको सियासतदान नहीं समझते जो यू टर्न ना लेता हो, लेते हैं। चले लगाई साहब इससे कुछ बात कर लेते हैं। नाज़रीन, भारत में किसानों का एहतजाज तो जारी है और इस हवाले से बड़ी बेचैनी पाई जा रही है। सिख फौजियों के अंदर बड़ी बेचैनी पाई जा रही है। उनके तासुरात क्या हैं अपनी हुकूमत को लेकर, वो पहले आपको दिखाते हैं फिर बात करेंगे। वो अल्फाज हैं, ये वो बातें हैं जो कि सिख फौजियों की जानिब से की जा रही हैं। मतलब कुछ अल्फाज तो ऐसे थे जो कि टीवी पर सुनाए भी नहीं जा सकते थे, बीप लगानी पड़ी। लगारी साहब, ये इतनी बेचैनी इन सिख फौजियों में पाई जाती है अपनी हुकूमत के खिलाफ, मोदी सरकार को ये सब नज़र नहीं आता? ये सिख फौजी हैं, ये हरियाणा के फौजी हैं, ये यूपी के फौजी हैं, ये गुजरात के फौजी हैं, ये मुख्तलिफ इलाकों के फौजी हैं। अब अगर फ़ौज इस तरह से कैमरे के सामने आकर बात करने लग जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका मुल्क, यानी इंडिया की बात कर रहा हूँ, हमारा नहीं, अल्लाह हमारे मुल्क को महफूज रखे। हाँ, ये जो इंडिया है ये खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है और वो खाना जंगी जो है वो इंडिया के बखिए उजाड़ के रख देगी, इंडिया के टुकड़े टुकड़े करके रख देगी। बहुत काश इस वक्त हमारे यहाँ एक डिलीवरिंग गवर्नमेंट होती, काश इस वक्त हमारे यहाँ एक ऐसी हुकूमत होती जो इस पूरी की पूरी सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए कश्मीर का मसला हल फ़ायदा कैसे उठाते? भाई ऐसी सूरत हाल बन रही है, लोग अब तो अलहदगी की तारीखें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगी ना। जो शुमाल मशरक़ की रियासतें वहाँ अलहदगी की तारीखें ज़ोर पकड़ रही हैं। भाई ऐसा भी होता रहा है, वो ये तो अच्छे हालात होते थे जब ऐसा होता था कि रेलगाड़ियाँ गायब हो जाती थी। अब तो पता नहीं क्या क्या गायब हो जाता होगा। ये जो आसाम के अंदर बड़ी बड़ी वारदातें हुई हैं, फिर उसके बाद जो नक्सल बाड़ी मूवमेंट चल रही थी, जिस तरह से ये जो 6 रियासतें हैं जिनको इन्होंने तब्दील करने की कोशिश की सेंटर की, इंडिया के सेंटर की, वो सारी की सारी अलहदगी की तरफ चली जाएंगी और ईस्ट की जो बड़ी रियासतें हैं वो सारी की सारी अलहदगी की तरफ चली जाएंगी। इंडिया बिल्कुल बिखर रहा है। ये हालत आपने देखी है, ये तो हैरान कुन हालत है कि फौज के अफसर, ये नहीं इतने मेडल लगे हुए हैं, वो सारे के सारे बात कर रहे हैं और वो खुलकर बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा इनकलाब करवट ले रहा है इंडिया के अंदर। एक मूवमेंट है जो किसानों की है, एक वहाँ पर अलहदगी की तारीखें हैं, एक वहाँ पर फ़ौज के अंदर बगावत है। तो ये सारी सूरत हाल तो इंडिया को, मुझे लगता है कि इंडिया तो तहस नहस हो जाए। तो आप ये समझते हैं हमारी कोई सेंसिबल गवर्नमेंट होती तो मकबूजा कश्मीर का मसला हल हो सकता था? ऐसी सिचुएशन डेफिनेटली हल हो सकता था। जो सूरत हाल पैदा हुई थी लेट 80s में, और जिस तरह से उस वक्त लगता था कि ये मसला थोड़ी देर और चला तो ये हल हो जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ जल्दी होती है कि हुकूमतों को चलता करें। जो अवाम की मुंतखब हुकूमतें होती हैं, जो रियल वोट के साथ आती हैं, वो घपले के बावजूद भी हुकूमतें वो जो हैं हुकूमतें बन जाती हैं। उनको गिराने की जल्दी होती है, इसलिए वो लगा के वो सारे का सारा किया कराया जो उस पर पानी फिर गया। जिस तरह से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साथ लेकर गई थी मीर वाइस को इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में जाकर उनकी निशस्त रखवाई थी, तो लग रहा था ना कि कश्मीर एक मेन इशू बनकर रह गया है। अब तो आपके वहाँ से करारदादें मुश्किल से पास होती हैं इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम से, आपके हक़ में तो बात ही बहुत मुश्किल से होती है। तो अब आपके जो वो सरपरस्त थे वो तो सारे इंडिया की तरफ देखते हैं, आपकी तरफ देखते नहीं हैं। ये पहली दफ़ा इस दौरे हुकूमत में ये काम भी हुआ है
कि जो मिडिल ईस्ट में आपके सबसे बड़े सपोर्टर थे, जिनके साथ आप खड़े हुए थे, वो जो हैं अब वो आपकी तरफ कम, इंडिया की तरफ ज़्यादा देखते हैं। ठीक है, ब्रेक लेनी है। से जब हम वापस आएंगे तो मारूफ शायर और तरक्की पसंद शायर फैज़ अहमद फैज़ साहब के हवाले से बात करेंगे, जिनका 110वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन। भारतीयों का एक और झूठ आपको बताते हैं। भारतीय कोह पैमाओं ने माउंट एवरेस्ट सर करने का झूठा दावा किया। 2016 में उन्होंने ये दावा किया था कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट सर की है, लेकिन वो एक्चुअली जो फोटोज़ थी वो सारी फोटोशॉप हुई थी। लगाई साहब, ये क्या है? झूठे दावे भी करना शुरू हो गए। नहीं सर किया था माउंट एवरेस्ट, तो बताने की ज़रूरत क्या थी? अब 6 साल की पाबंदी लगा दी है उन पर। अभी ये शायद ऐलान करते कि जनाब हम चाँद पर पहुँच गए हैं, मार्स पर पहुँच गए हैं, जुपिटर पर पहुँच गए हैं, हमने एक सयारा भी दरियाफ्त कर लिया है, वहाँ भी पहुँच रहे हैं। इंडिया है भाई, उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। इंडिया की एक फैक्ट्री, एक नहीं कई फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ झूठ घड़ा जाता है, झूठ बनाया जाता है, झूठ बोला जाता है। तो इंडिया तो एक बड़ी फैक्ट्री है ना झूठ की। वैसे तो लगाई साहब, हमने लास्ट वीक भी बात की थी, कुछ पता नहीं चल रहा है अली सतपारा के हवाले से। वो कहाँ है कुछ नहीं पता, और इतना रेस्क्यू करने की भी कोशिश की है। इस हवाले से बड़े सवालात हैं मेरे अपने जहन में भी, और ज़ाहिर है लोगों के यकीनन आप बहुत पढ़ रही हैं इन दिनों, मुझे मालूम है। आप पहाड़ों के बारे में, आप मैं चाह रही हूँ मैं खुद जाकर रेस्क्यू जगहों के बारे में, और हाँ ये भी आपकी ख्वाहिश है कि आप जाएँ और अली सतपारा को रेस्क्यू करके ले आएँ। लेकिन ये ख्वाहिशें ही हैं। अल्लाह पाक करे कि वो जिस हालत में हैं वो ठीक हूँ, अल्लाह करे कि उन्हें पनाह मिल गई हो, अल्लाह करे कि वो इस तरह से हूँ कि वो ज़िंदा हमारे पास लौट आएँ। रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहे हैं, हमारे जवान उनको तलाश कर रहे हैं। हमारे जो है वो अब तो C-130 भी इस ऑपरेशन में शामिल हो गया है, और हेलीकॉप्टर जा रहे हैं। उन्हें कुछ कल शायद उनको कोई क्लू मिले थे बिल्कुल। हाँ, जो क्लू मिले थे, अल्लाह करे कि वहाँ तक रसाई हो और वहाँ पहुँचें और वहाँ जाकर देख लें। उस मकाम से रेस्क्यू करना भी कोई इतना आसान नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जब अल्लाह ताला की मर्ज़ी हो तो बहुत कुछ हो सकता है। हमें उस पर आस रखनी है। बिल्कुल ऐसा है। और जो कुछ भी वो करेगा उसको कबूल करना है। आपके पास क्या ऑप्शन है? आप तो नहीं कर सकते ना। आपके पास ऐसी मशीन नहीं, आपके पास तो नहीं है ना कि आप जाकर मेरे पास तो कुछ वहाँ जाकर पहुँचें और लैंड करके उनको साथ लेकर आ जाए, उनको बिठा कर साथ ले आए। ऐसी तो हमारे पास नहीं है। लेकिन इंसान कभी ऐसा वक्त आएगा तो बहुत तेज़ी से दौड़ता भागता K2 भी सर करेगा। इंसान जो है नागा पर्वत भी, इंसान जो है माउंट एवरेस्ट भी सर करेगा। ये आएगा दौर, और इंसान अपने कमाल से बहुत सी चीज़ें करेगा। इस वक्त हम नेचर के, फितरत के, कुदरत के दस्तरस में हैं, और चीज़ें उसी की दस्तरस में होती हैं। अब अल्लाह हमारे अंदर ऐसी सलाहियत पैदा करे कि हम वहाँ पहुँचें। ठीक है। अच्छा, फैज़ साहब की लगाई ताज़ा करते हैं। हमारे पास उनकी कुछ मशहूर गज़लें और कुछ उनके अशार हैं, वो अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं। नाज़रीन, फैज़ साहब ने अपनी शायरी के ज़रिए जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद की और लोगों के अंदर एक इनकलाब लाने की कोशिश की। लगाई साहब, फैज़ साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? आप उस दौर में पैदा हुई जब फैज़ साहब इस दुनिया से उठ चुके थे, और हमने फैज़ साहब को देखा है। अच्छा। हमने फैज़ साहब को मुस्कुराते हुए देखा, बात करते हुए देखा, शेर पढ़ते हुए देखा, उनसे हाथ मिलाया, उनके साथ शनासाई हुई। फैज़ साहब पिछली सदी के बहुत बड़े शायर थे, और उर्दू के बिलाशुबा बहुत से लोगों ने और भी दावा किया कि कह दो मीर गालिब से हम भी शेर कहते हैं, वो सदी तुम्हारी थी, ये सदी हमारी है। लेकिन 20वीं सदी बहरहाल फैज़ साहब की सदी थी और अल्लामा इकबाल की सदी थी, और दोनों सियालकोट से थे, दोनों अच्छा। एक जगह से थे। तो फैज़ साहब को हमने देखा, वो महबूब सिफत इंसान थे। वो इतने खूबसूरत ख्यालों के इंसान थे, इतने शानदार। उनके इनकलाब में भी मुलायमत थी। ये अजीब बात है, इनकलाब एक पत्थर पीसने वाली मशीन को कहा जाता है कि वो इस तरह ताकत से हर चीज़ को उलट पुलट करके रख देता है इनकलाब। वो इनकलाब को भी मासूमियत से ऐसी मुलायम सी प्यारी सी चीज़ समझते थे और बरतते थे। तो फैज़ साहब का इनकलाब भी जो है वो ऐसे नगमे सुनाता है जो, और उनके अंदर एहतजाज भी था और उनके अंदर तलखी भी थी। वो जो उनकी नज़्म है
इंतसाब, कितनी खूबसूरत नज़्म है और कितना उन्होंने क्लर्कों का, पोस्टमैनों का और उन बेहाताओं के नाम जिनके बदन बेसमर शाखों पे खिल खिल के उकता गए। अच्छा, वो कोई कमाल की शायरी करते थे और मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़े शायर थे और उन्होंने के मकाम फैज़ राह में कोई जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। तो हाँ, उन बेहताओं के नाम जिनके बदन रियाकार सेजों पे सज सज के उकता गए, इतनी ज़बरदस्त लाइन है ये और इतनी चीज़ें हैं कि वो फैज़ साहब ने तो इंसान को दरियाफ्त किया। सही, ठीक है लगारी साहब बहुत। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अब इतना ही। कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।